Hello everyone, in yesterday's video we started chapter number 4 banking and monetary policy। उसमें फ्रेंड्स हमने कल शुरू किया सबसे पहले ये डिस्कस करके कि एक बैंक क्या होती है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ बैंक, कि ये बैंक जो शब्द है दोस्तों वो कहाँ से आया। तो हमने देखा 4 जगह से बैंक शब्द आया। एक इंग्लिश वर्ड हीप या मास यानी पैसों का ढगला। देन सेकेंड वर्ड वॉज from Sanskrit language, that is banda or bandor, which means collection of capital or fund. Then Italian word banca and French word banque. Banca and banque means bench for money exchange. फिर दोस्तों हम लोगों ने देखा कि ओल्डन डेज में यूरोपियन मनी लैंडर्स और मनी एक्सचेंजर्स क्या करते थे, एक बेंच या टेबल पे बैठ के अलग अलग कंट्रीज के कॉइन्स डिस्प्ले करते थे और वहां से पूरा एक्सचेंज होता था। तो इस बेंच के ऊपर से वर्ड क्या आया, बैंक आया। Then we discussed कि BOB यानी अपना बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बैंक ऑफ बार्सिलोना, set up in Spain in 1401 is said to be the first real bank established in the world. Then we discussed about the definition of a bank. Then we discussed the definition of bank was a bank is an institution authorized to collect people's saving with the purpose of lending those under the condition of returning the same when the depositor demands. फिर हमने देखा कि दो टाइप के मेन बैंक्स होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी ऐसा कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट करना, ये बैंकिंग सर्विसेज देगा, जैसे कि लोगों से डिपॉजिट लेना, उन पैसों से या तो किसी को लोन दे देना या तो उस पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट कर देना। सो दिस इज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। एंड ऑल दीज आर रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ फ्रेंड्स, ये हमने कल तक किया। नाउ टुडे विल स्टार्ट अवर डिस्कशन विद वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द perspective of examination, that is primary functions of a commercial bank. Now friends, the topic that we are going to discuss today is functions of commercial bank. Now they are divided into two. There are two types of functions of commercial bank. One is the primary functions and the other is secondary functions, ठीक है। Now what is the difference between primary function and secondary function? प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि बैंक का मेन धंधा ये है। सेकेंडरी मतलब उसके साथ ये लोग ये भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्कूल में तुम लोग जा रहे हो तो वहां पे तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़ना, और उसके साथ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या है कि दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे, फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह करेंगे, पीटी का पीरियड होगा उसमें खेलेंगे कूदेंगे, वो सभी सेकेंडरी फंक्शन में आता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने इसको अलग बना दिया है कि प्राइमरी में एंटरटेनमेंट आ गया और सेकेंडरी में एजुकेशन आ गया, बट इट इज नॉट द केस। तो उसी तरह से बैंक की दो एक्टिविटीज होती है, वन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंक एंड द अदर इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंक। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब बेसिक बैंक का धंधा। बैंक का धंधा क्या होता है दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को है ना याद रखने की जरूरत नहीं, दीज आर वेरी सिंपल बिकॉज दीज आर द ग्रास रूट लेवल क्वेश्चंस, कि जहां थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई कर दी तो खुद में खुद समझ में आ जाएगा। तो क्यों याद रख के अपने आप को दिमाग को लोड देना। जैसे कि समझ लो कोई भी बैंक का धंधा क्या होता है, लोगों से पैसा लेना यानी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, उन पैसों से लोगों को लोन देना, दैट इज लेंडिंग करना। फिर और क्या होता है कि लोगों के अगर बैंक अकाउंट में पैसे पड़े तो उन पैसों को विड्रॉ करने देना, डिपॉजिट करने देना, सब कुछ करने देना, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ बैंक। तो सो वी आर स्टार्टिंग विथ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है, डन। चलो नाउ ये किस तरह से याद रखना है, देखो आई एम कमिंग टू द मीनिंग ऑफ अ बैंक जो हमने डिस्कस किया था। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट पीपल्स सेविंग्स और डिपॉजिट, ये हो गया बैंक का फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन। विद द पर्पस ऑफ लेंडिंग दोज हो गया बैंक का सेकेंड फंक्शन। अंडर द कंडीशन ऑफ रिटर्निंग द सेम व्हेन द डिपॉजिटर डिमांड्स, रिटर्निंग द सेम व्हेन डिपॉजिटर डिमांड्स, ये हो गया बैंक का थर्ड फंक्शन। टोटल 5 है, इनमें से 3 तो यही है। देखो लेट्स स्टार्ट, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ध्यान से समझना है। Commercial banks perform several functions which are as under. So first of all we are talking about the primary functions of commercial bank, ठीक है। First is accepting deposits. देश में सेविंग क्लास होती है कि जिसके पास बचत पड़ी है, कुछ पैसा पड़ा है, they will put that money into the bank and the bank is under an obligation to accept that money from the depositors, ठीक है। Now this money can be accepted in various modes, जो तुम लोगों ने शायद 11th में ओसी में पढ़ा होगा तो इट्स फाइन, नहीं पढ़ा है तो फिर से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, अ बैंक एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम द पीपल, कौन से पीपल, सेवर्स के जिन्होंने कुछ पैसा बचा के रखा है, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। It gives safety to the deposits of its customers by acting as a custodian of funds. कस्टोडियन मतलब ऐसा व्यक्ति की जो पैसों को संभाल के रख रहा है अपनी कस्टडी में, मतलब
ये जो पैसा, अगर समझ लो मैं 1 करोड़ रुपया बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं, तो वो 1 करोड़ रुपया तो दोस्तों मेरा ही है। आई एम गिविंग दैट मनी टू द बैंक, एज अगेंस्ट इट बैंक इज सपोज टू गिव मी सिक्योरिटी ऑफ माई फंड्स एंड बैंक जस्ट एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ फंड्स। बैंक चौकीदार, ये पैसा बैंक का नहीं हो गया, पैसा तो मेरा ही है दोस्तों, ठीक है। सो बैंक एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ फंड्स, इट गिव्स सेफ्टी एंड कीप्स द मनी इनटू इट्स कस्टडी एंड प्रोटेक्ट्स द फंड्स ऑफ द कस्टमर। In a way, people lend their savings to the bank for which bank gives their interest। ये देखो मस्त लाइन है, people lend their saving, मतलब लोगों के पास जो पैसा पड़ा है वो लोग पैसा बैंक को दे दे रहे हैं, लोन दे दे रहे हैं इन अ फॉर्म बैंक। देखो बैंक को मैं डिपॉजिट करवा रहा हूं बैंक में पैसा, तो एक तरीके से इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि मैं बैंक को लोन दे रहा हूं, तो अगर मैं बैंक को पैसा दे रहा हूं तो बैंक उसके सामने मेरे को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। सो ऑन द डिपॉजिट्स यू विल गेट इंटरेस्ट। अभी डिपॉजिट्स में इन 4 टाइप की होती है, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फाइनली फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। ये टोटल 4 टाइप की डिपॉजिट्स होती है। इन चारों डिपॉजिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, इन चारों डिपॉजिट्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, चारों डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट अलग अलग मिलते हैं। सबसे पहले ध्यान से और शांति से समझते हैं, ये चारों चीज समझनी बहुत ही एसेंशियल है। मैं तुम लोग को समझाता हूं क्या होता है। देखो जिंदगी में अपने पास है ना पैसा होता है, उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ पैसा हमें इमीडिएटली यूज करना है, ठीक है, इमीडिएटली अभी के अभी वो पैसा चाहिए। कुछ पैसा अपने पास ऐसा होता है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए हमें शॉर्ट टर्म में चाहिए होगा, कुछ पैसा होता है जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, और कुछ पैसा ऐसा होता है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो इमीडिएटली मतलब हमारा बिजनेस है, समझ लो कि आज मैंने 50,000 के गुड्स सेल किए तो मेरे को 50,000 का चेक मिला, अभी वो पैसा मेरा नहीं है, आई हैव टू गिव इट टू माय सप्लायर, तो जो चेक आया उसका पेमेंट इमीडिएटली करना है। तो ये सारे क्या हो गए फ्रेंड्स, मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो गए। ये क्या हो गए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो गए, ठीक है। फिर दूसरा होता है शॉर्ट टर्म के ट्रांजैक्शन। शॉर्ट टर्म के ट्रांजैक्शन मतलब समझ लो कि कोई भी बेचारा एम्प्लॉई है, वो तुम लोगों ने अमिताभ बच्चन की ऐड देखी होगी, 1 तारीख को कुछ मीठा हो जाए, मतलब जनरली एम्प्लॉइज गेट सैलरी ऑन द 1st ऑफ एवरी मंथ। वो सैलरी जो मिलेगी वो उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगी, बैंक अकाउंट में कौन से, सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट होगी। फिर उस पैसों से उसको अपना घर चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, लोन की ईएमआईज देने हैं, तो ये सारा पैसा जो है वो पड़ा है, लेकिन इसमें से वो थोड़ा थोड़ा पैसा निकालने वाला है, तो ये शॉर्ट टर्म का पैसा हो गया, ठीक है। दिस इज फॉर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, अपने घर के खुद के खर्चों के लिए हम लोग ये सब कुछ करते हैं। अभी कई बार क्या होता है कि हमने कोई प्रॉपर्टी बेची और वो पैसा हमारे पास पड़ा है, वो पैसा अपने को चाहिए ही नहीं, 5 साल नहीं चाहिए, 7 साल नहीं चाहिए, 10 साल नहीं चाहिए। अभी मेरे पास 50 लाख रुपया पड़ा है, तो 50 लाख रुपया थोड़ी मैं खर्चा कर देने वाला हूं। दैट मनी इज सपोज टू बी केप्ट आइडल, वो पैसा मेरे को यूज ही नहीं करना है, इट इज अ सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ माइंड। तो ये पैसा मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दे रहा हूं, तो इसको मैं कहीं पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दे रहा हूं कि भाई ये पैसा तो अपने को चाहिए ही नहीं। अभी ये 3 वे में तुम लोग पैसा रख सकते हो। एक के बिजनेस ट्रांजैक्शन का पैसा आया, एक सैलरी वगैरह आई तो वो अपने सेविंग अकाउंट में डाल दी, कहीं कुछ लॉन्ग टर्म के लिए पैसा पड़ा है तो उससे फिक्स डिपॉजिट कर ली। अभी कुछ बेचारे लोगों का क्या होता है पता है, कि वो लोग बेचारे जिंदगी में बचत ही नहीं कर ही नहीं पाते। उनके पास पैसा आया तो पैसा खर्च ही कर देंगे, नया मोबाइल खरीद लिया, 5,000 का परफ्यूम खरीद लिया, ये पबजी में कुछ ये कौन सा आता है ये प्रो वर्जन, साले मोबाइल की गेम में भी लोग पैसा डाल देते हैं। मतलब देश में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पैसों की कीमत ही नहीं है, पैसा उड़ाने में तुले हुए। तो ऐसे लोगों को भी जिंदगी में पैसा बचाना जरूरी है। देखो आज तुम लोग कमा रहे हो, कल रिटायरमेंट आने वाला है, कल जिंदगी खराब होने वाली है। देखो तुम लोग अभी चलो बिजनेस सबका सही चल रहा है, लेकिन अभी ये 3-4 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, ये अगर समझ लो 12 महीने तक कोरोना की यही सिचुएशन रही, तो तुम्हारे पास कुछ सेविंग्स तो होनी चाहिए ना, वरना तुम लोग जिंदगी में जियोगे कैसे। तो इन दोस केसेस कुछ ऐसे लोग के जिनका स्वभाव ऐसा है कि बेचारों से पैसा बचता ही नहीं है, पैसा खर्च ही कर देते हैं, वो लोग क्या करेंगे, अपनी जो मंथली सैलरी है ना उसमें से कुछ पैसा साइड में रख देंगे। जैसे कि समझ लो वो लोग 50,000 रुपया कमा रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि यार ये 5,000 रुपया है ना, वो सीधा डाल ही दो साइड में, अपने पास आएगा तो अपन खर्च ही कर देंगे, तो बाकी का 45,000 है उससे जलसा करो। तो ये हर महीने वो क्या करेगा, 5-5 हजार रुपया अलग रखता जाएगा। क्यों कर रहा है कि ये पैसा पड़ा है, जिंदगी में कभी काम आएगा, इसको टच नहीं करने का। तो ये क्या होगा, एवरी मंथ ही विल बी इन्वेस्टिंग दिस 5,000, ठीक है। तो ये 4 वे ऑफ डिपॉजिट होती है। एक क्या होता है, अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन होते हैं वो तो रोज बरोज के होते हैं, रोज 10 चेक आया, 10 चेक गया, एम्प्लॉय को सैलरी दिया, बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, इसमें कुछ पैसा बचता नहीं है, दिस इज जस्ट रोल ओवर चलता रहता है। तो इसमें हम अकाउंट ओपन करवाते हैं करंट अकाउंट। करंट मतलब अभी के अभी जिसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं बहुत सारे।
फिर अपने हाउस होल्ड सेविंग्स पड़ी है, 50,000 लाख रुपया पड़ा है, एम्प्लॉय का सैलरी का पैसा है, वो कहां डालेगा? सेविंग्स अकाउंट में डालेगा। सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिटेड इन नेचर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वहां से पैसा ही नहीं निकालेंगे, पैसा निकालेंगे लेकिन ट्रांजैक्शंस कम होते हैं। अभी बिजनेस जितने ट्रांजैक्शंस तो नहीं होंगे। समझ लो कि किसी की 50,000 सैलरी है तो वो एटीएम से 4 बार जाके 10,000 निकाल आएगा महीने में, बाकी उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन वो नहीं करने वाला है। फिर तीसरा होता है कि यार अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसा पड़ा है, पैसा चाहिए ही नहीं, तो अपने जाके बैंक को बोलेंगे यार 5 साल तक ये पैसा तू रख, मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा दे, तू देगा? पॉसिबल? वेरी ऑब्वियस है कि यार मैं अगर बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे रहा हूं तो वो मेरे को ज्यादा ही पैसा देने वाला है। समझ में आ रहा है? और चौथा होता है कि अगर कोई बंदा सेविंग्स नहीं कर पा रहा है, एक साथ वो पैसा नहीं बचा पा रहा है, तो वो क्या करेगा? हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएगा, तो एक्यूमुलेटेड कुछ सालों के बाद उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि तुम लोग हर महीने कुछ बचत कर रहे हो तो वो तुम लोग के लिए बहुत ही यूजफुल या हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपॉजिट्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट जनरली फ्रेंड्स बिजनेस के लिए ओपन करवाया जाता है, जिसमें सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं। इसमें पैसा ऐसे होता है कि आज 50 लाख पड़े, कल 0 हो जाएगा उसमें बैलेंस, इस तरह से ट्रांजैक्शन होते हैं। तो यहां पे बैंक को कोई पैसा यूज करने नहीं मिलता है। देखो, बैंक हमें इंटरेस्ट कब देगी? समझ लो, बैंक विल गिव अस इंटरेस्ट व्हेन वी गिव फंड्स टू द बैंक। अभी मेरे अकाउंट में आज 50 लाख पड़े और कल सुबह ही वो 50 लाख मैं किसी सप्लायर को दे दूं, तो बैंक को मेरा पैसा यूज ही कहां करने मिल रहा है? दिस इज द फैसिलिटी दैट बैंक इज गिविंग टू मी टू कीप आइडल फंड्स विद द बैंक। बाकी यहां पे मैं बैंक को कुछ नहीं दे रहा। सो इन केस ऑफ करंट अकाउंट, बैंक इज नॉट गोइंग टू गिव मी एनी इंटरेस्ट, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? अ करंट अकाउंट इज ओपन्ड विद द बैंक इन द नेम ऑफ अ बिजनेस, फर्म और एन इंडिविजुअल। करंट अकाउंट जनरली किसके नाम पे खुलता है? बिजनेस या फर्म के नाम पे। जैसे कि समझ लो कॉन्सेप्ट एकेडमी है, तो उसका जो अकाउंट होगा ना, कॉन्सेप्ट एकेडमी इज नॉट अ पर्सन, इट इज अ बिजनेस यूनिट, तो उसका अकाउंट कौन सा होगा? हमेशा करंट अकाउंट ही होगा। इंडिविजुअल के नाम पे भी करंट अकाउंट खुलवाया जा सकता है। ठीक है? द डिपॉजिट्स इन दिस अकाउंट आर मोर लिक्विड। लिक्विड मतलब तुम अभी के अभी वहां से पैसा निकाल सकते हो, अभी के अभी। फिक्स डिपॉजिट तुमने करवाई है 5 साल की, तुमको पैसा चाहिए, हाँ, यू आर परमिटेड टू ब्रेक दैट फिक्स डिपॉजिट, पर वहां पे इंटरेस्ट की पेनल्टी लगेगी। यहां पे तो जब पैसा चाहिए ले जा, तेरा ही पैसा है। ठीक है? आर मोर लिक्विड देन डिपॉजिट्स इन एनी अदर अकाउंट। लिक्विड मतलब तुमको जब चाहिए ना तब तुम पैसा निकाल सकते हो। विड्रॉल, विड्रॉल मतलब तुम पैसा निकाल सकते हो। कैन बी मेड फ्रॉम दिस अकाउंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। मतलब तुम दिन में 1 ट्रांजैक्शन करो, 5 ट्रांजैक्शन करो, 10 ट्रांजैक्शन करो, 100 ट्रांजैक्शन करो, सब कुछ परमिटेड है। जो जितना धंधा करना है उतना करो। अभी ये रिलायंस का करंट अकाउंट होगा तो उसमें कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे? एवरीथिंग इज परमिटेड। ठीक है? लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा यहां पे। द कस्टमर्स ऑफ दिस अकाउंट आर गिवन अ चेकबुक। चेकबुक मिलती है, उस चेक से वो लोग पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट डू नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। उनको कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सर्टन टाइम्स बैंक्स में इम्पोज सम काइंड ऑफ सर्विस चार्जेस। ऊपर से बैंक क्या बोलती है? इंटरेस्ट तो नहीं देंगे, सामने से तेरे से हम पैसा लेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक इज गिविंग यू लॉट ऑफ सर्विस। तुम्हारा पैसा वहां पे तुम लोग रोज जाके कैश डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक का तो टाइम खोटी कर रहे हो, तुम पैसा तो बैंक को दे नहीं रहे हो। तो कई प्राइवेट बैंक है, जैसे कि एक्सिस बैंक है, वो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस लेता है करंट अकाउंट पे। ठीक है? इंटरेस्ट तो नहीं देंगे, सामने से चार्जेस लेंगे ऑन दिस अकाउंट। ठीक है? A customer may even obtain overdraft facility। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट तुम लोग को 11th में चैप्टर 2 में आता था। ठीक है? बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? मेरे अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, समझ लो कि मेरे अकाउंट की बैलेंस है 50,000 रुपीज, देन एज पर द लॉ मैं 50,000 रुपीज तक के चेक दूंगा तो वो चेक क्लियर हो जाएंगे, और उससे ऊपर के मैं चेक दूंगा तो वो चेक बाउंस हो जाएंगे। बट एट टाइम्स इफ माय प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन इन द मार्केट इज वेरी गुड, बैंक को लगता है कि बंदा सही है, तो बैंक क्या करेगी? मेरे को एडिशनल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगी कि इतना मेरे अकाउंट में है ना, उससे ज्यादा मेरे को बोल दिया कि भाई 5 लाख का तेरे को ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं। तो अभी 50,000 अकाउंट में और 5 लाख एक्स्ट्रा, मतलब 5.5 लाख तक के मैं चेक डालूंगा तो वो चेक बाउंस नहीं होंगे। सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ लोन दैट द बैंक गिव्स टू मी, व्हिच इज टर्म्ड एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है? फॉर बिजनेस पर्पस ऑन दिस अकाउंट एज पर द रूल्स ऑफ द बैंक। अभी वो तो बैंक के रूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना देना, क्यों देना, कब देना। ठीक है? तो करंट अकाउंट में क्या याद रखेंगे दोस्तों? करंट अकाउंट बिजनेस, फर्म या इंडिविजुअल के नाम पे खुलता है। यहां पर तुम दिन में जितने चाहो उतने ट्रांजैक्शन कर सकते हो, हाईएस्ट लिक्विडिटी यहां होती है। फिर और क्या याद रखना है? इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सामने से कुछ बैंक आके बोलेंगे चार्ज दे, तुम्हें चार्ज भी देना पड़ेगा। और यहां पर कई बार कुछ बैंक्स अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से कस्टमर को फॉर्म ऑफ लोन, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देते हैं। अभी ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में लिखा है। नाउ
एज आई हैड प्रोमिस्ड कि मैं तुम लोग को बैंकिंग का एडिशनल नॉलेज भी दूंगा, तो अभी बुक से बाहर की बात करेंगे। अभी करंट अकाउंट पे यहां पे क्या लिखा है कि इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है और चार्जेस लिए जाते हैं। नाउ देयर आर सम बैंक्स, देयर आर सम प्राइवेट बैंक्स, जैसे कि समझ लो मेरा करंट अकाउंट अभी यस बैंक में, ठीक है, हमारी सीए फर्म का और हमारे ट्यूशन क्लासेस का दोनों यस बैंक में, ठीक है। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक का जो एग्जीक्यूटिव है ना, उससे मेरे बहुत अच्छे टर्म्स है। उसका मेरे को कॉल आया था कि विनील भाई आप है ना अपना करंट अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में खुलाओ। तो मैं तो भाई वाणिया हूं, कुछ भी बोलूंगा, सीधी बात ही मैंने ये की, मेरे को क्या फायदा, मैं क्यों मगजमारी करूं। उसने क्या बोला पता है, विनील भाई हम आपको करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट देंगे, हम आपको करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट देंगे एट द रेट ऑफ 4 to 5%। बुक में क्या लिखा है, नहीं मिलता है, सच भी है, गवर्नमेंट बैंक नहीं देती, लेकिन प्राइवेट बैंक को धंधा करना है तो प्राइवेट बैंक क्या करती है, कुछ प्राइवेट बैंक साला करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट देती है। और चार्जेस तो है ना, चार्जेस जिंदगी में कट नहीं हुए। मेरा लगभग 5 साल से यस बैंक में अकाउंट है, आज तक मेरे से 1 रुपया चार्ज नहीं लिया है। दिस इज द फैसिलिटीज दैट प्राइवेट बैंक गिव टू अस। हाँ, अभी करंट अकाउंट में तो थोड़ी कोई 2-4-5 लाख रुपए रखेगा। करंट अकाउंट में क्या होता है समझ लो, तुम लोग मेरे को चेक दे रहे हो, मेरे क्लाइंट मेरे को चेक देंगे, ठीक है, वो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, समझ लो मेरे को 10-10 हजार के 10 चेक आए, तो टोटल मेरे अकाउंट में लाख रुपया हुआ। तो मैं उस पैसों पे अगर मेरे को इंटरेस्ट ना मिले ना, तो भी मैं क्या करूंगा कि एक वीक के एंड में मेरे अकाउंट में लाख रुपए हुए, वो करंट अकाउंट में से ट्रांसफर करके मैं सेविंग्स अकाउंट में डाल दूंगा, वहां इंटरेस्ट मिलेगा ना यार, सीधी बात है। करंट अकाउंट में तो वही पैसा रखने का कि जो बिजनेस के सामने अपने को चेक इश्यू कर रहे हैं, बाकी यहां पे पैसा रखने का नहीं। दिस इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, दिस इज जस्ट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो ये हो गया करंट अकाउंट, ठीक है। अभी करंट अकाउंट में दूसरे भी रूल्स है। करंट अकाउंट तुम लोग ऐसे ही जिसके नाम पे मजा है इस नाम से नहीं खुलवा सकते हो, यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ प्रूफ। इंडिविजुअल के नाम पे करंट अकाउंट खुल सकता है, जैसे कि मैं विनील शाह के नाम का करंट अकाउंट खुलवा सकता हूं, पर बिजनेस या फर्म का करंट अकाउंट मेरे को खुलवाना है, अगर मेरे को कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से करंट अकाउंट खुलवाना है, तो मेरे को उसको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट एकेडमी का एग्जिस्टेंस है, इसका एड्रेस है, इसका ये सर्टिफिकेट है, फिर वो करंट अकाउंट खुलेगा। यहां पे बहुत सारी मगजमारी करवाते हैं बैंक वाले, ठीक है। सो दिस इज करंट अकाउंट। नेक्स्ट कम्स सेविंग्स अकाउंट। अभी दूसरी एक चीज भी और होती है, पासबुक। घर पे पासबुक देखिए पापा या मम्मी के पास, वो पासबुक जिसके घर में पड़ी हो ना, पासबुक हमेशा सेविंग्स अकाउंट की होती है। करंट अकाउंट में तुम्हें कभी पासबुक नहीं मिलती, यहां पे तुम लोग को सिर्फ स्टेटमेंट ही मिलता है, ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेविंग्स अकाउंट, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ अकाउंट। जनरली हर व्यक्ति जिसका करंट अकाउंट होगा उसका सेविंग्स अकाउंट तो होगा ही, और हर सैलरीड बंदा है जो बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, उसका क्या होगा, सेविंग्स अकाउंट होगा। बिजनेस के अकाउंट करंट अकाउंट, बाकी सारे अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट में तुम लोग को इंटरेस्ट भी मिलेगा, लिमिटेड नंबर ऑफ विड्रॉल्स भी परमिटेड होंगे। लिमिटेड मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि दिन में तुम 2 बार पैसा, पर एक लिमिट होनी चाहिए कि तुम यार साला रोज के 200-300 ट्रांजेक्शन करो तो तुम लोग सेविंग्स अकाउंट में नहीं कर सकते। बैंक वाले ना बोल देंगे यार बस कर, तू बस कर यार, लिमिट होती है एक चीज की, ठीक है। People usually deposit savings for a short period in this account for which banks give them interest. शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डाला, बैंक इंटरेस्ट देगी। अपॉन रिक्वायरमेंट मतलब जब तुमको जरूरत पड़ी, दे कैन विड्रॉ विथ अ चेक और विड्रॉल स्लिप। या तो तुम सेल्फ का चेक लेके जाओ, या तो तुम विड्रॉल स्लिप करके बैंक में आती, उसमें अपने दस्तखत करके पैसा निकाल सकते हो जब तुमको जरूरत पड़े, तब ना पड़े तो भले पैसा पड़ाओ। इन प्रेजेंट टाइम्स दे कैन ऑल्सो विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट बाय यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अभी तो क्या है, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एटीएम में जाओ पैसा निकाल सकते हो, या यूजिंग डेबिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, मेरे को किसी शॉप में किसी परचेस का पेमेंट करना है, देन आई कैन मेक इट विथ अ क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में फर्क क्या है? करंट अकाउंट बिजनेस के लिए होता है, सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल के लिए होता है। करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस परमिटेड है, सेविंग्स अकाउंट में एक हद में ट्रांजैक्शंस लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। अभी ऐसा कोई रूल नहीं है थंब ऑफ लॉ कि इतने ट्रांजैक्शन, बट एक लिमिट में कुछ व्यवहार से बात करने की, ठीक है। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यहां पे लिखना यही है कि इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ऐसा मत लिखना कि प्राइवेट बैंक इंटरेस्ट देती है, वो बुक वालों को मालूम नहीं है, वो अपने दोनों के बीच की बात है, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। अभी सेविंग्स अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है? जनरल रेट सेविंग्स अकाउंट का था 4% पहले, अभी इंटरेस्ट रेट घट गया है। ये गवर्नमेंट बैंक है ना, वहां पे 3-3.5% इंटरेस्ट चलता है पूरे साल का। लेकिन प्राइवेट बैंक है वो तो फिर भी नालायक है, प्राइवेट बैंक में इंटरेस्ट रेट क्या है, 5%, 6%। मतलब गवर्नमेंट बैंक में पैसा डालो तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, प्राइवेट बैंक में पैसा डालो तो सेविंग्स अकाउंट पे भी इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। इसलिए तो लोगों को लालच होती है, इसलिए तो प्राइवेट बैंक में पैसा डालते हैं। वरना समझ लो एसबीआई है,
और यस बैंक है, अगर दोनों सेम इंटरेस्ट दे तो लोग एसबीआई में ही पैसा डालेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, रिस्क नहीं है, तो लोग यहाँ पैसा डालेंगे। लेकिन यस बैंक क्या करेगा, यस बैंक बोलेगा कि यार तू मेरे को पैसा दे, एक तो मैं तेरे को जोरदार फैसिलिटी दूंगा, तेरे को कहीं लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, और ऊपर से इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा, तो लोग यहाँ इस रीजन से जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट। ये बहुत ही एक पॉपुलर फॉर्म है कि समझ लो कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि जिनसे बचत हो ही नहीं पाती, कुछ पैसा बेचारे बचा ही नहीं पाते। वो लोग क्या करते हैं, बैंक को बोल देते हैं कि भाई हर महीने मेरे अकाउंट से 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया काट लेना, वो पैसा अलग रख के उस पर मेरे को इंटरेस्ट देना। तो 5 से 10-20 साल के बाद जब मेरे को कोई लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा पैसा चाहिए तब मेरे पास वो पैसा अवेलेबल हो। अगर मेरे अकाउंट में पैसा होगा तो मेरी हैबिट ही ऐसी है कि मेरे से पैसा बच ही नहीं पाएगा, पैसा खर्च ही कर दूंगा मैं, स्वभाव ही ऐसा है आदमी का। तो उनके लिए क्या सही है, रिकरिंग अकाउंट। ठीक है, या रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग यानी रिपीटिंग इन नेचर। दीज डिपॉजिट्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट। पीपल हु डू नॉट विश टू सेव, मतलब कुछ लोग जिनको बचत करने की इच्छा ही नहीं है और कैन नॉट सेव बिगर सम्स ऑफ मनी, या तो फिर ऐसे लोग हैं कि जो 1,00,000-2 लाख रुपया एक साथ बचा नहीं सकते, क्योंकि जिसकी सैलरी 50,000 है वो एक साथ 2 लाख रुपया कहां से निकालेगा। Save and deposit small amounts each month for some period of time in this account. हर महीने कुछ छोटा सम डिपॉजिट करेंगे कुछ फिक्स्ड पीरियड के लिए, 12 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी तुम्हारी चॉइस हो। Thus the savings gradually increase and interest is paid on the accumulated money. अभी समझ लो तुम लोग हर महीना 5,000 रुपया डाल रहे हो, तो जनवरी में 5,000, फेब में 5, मार्च में 5, फिर जब दिसंबर आया तब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो गया 60,000, तो दिसंबर के बाद के पीरियड पे तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा 60,000 पे, विच इज टर्म्ड एज द एक्यूमुलेटेड मनी। एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल मनी पे तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, एंड दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। समझ लो, मैं तुम लोग को एक मस्त इलस्ट्रेशन देता हूं। दिस इज माई मोबाइल फोन, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं तुम लोग को समझाता हूं कि रिकरिंग डिपॉजिट का मजा क्या है। ये जिंदगी में करने जैसी चीज है। अगर तुम लोग में से कोई भी बंदा ऐसा हो ना कि जिसको ऐसा लगे कि यार मेरे से पैसे बच नहीं रहे, आई कैन नॉट सेव मनी, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज है। हाँ वह एप्लीकेशन, हाँ ये रहा, ये देखो, ये मेरा मोबाइल में एप्लीकेशन है फाइनेंशियल कैलकुलेटर, इसमें मैं रिकरिंग डिपॉजिट में गया। अभी समझ लो मैं यहाँ पे मेरे को सबसे पहला ऑप्शन आएगा कि मंथली में कितना रुपया डिपॉजिट कर रहा हूं। समझ लो कि मैं मंथली 5,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहा हूं, बहुत छोटा सम हो गया। इंटरेस्ट रेट समझ लो बैंक में अभी 7% चल रहा है, और समझ लो कि ये पैसा मैं 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरे को 5 साल के बाद कितना रुपया मिलेगा। देखो टोटल मैंने डिपॉजिट किया 3 लाख रुपीस, और मेरे को सामने मिलेगा कितना, 3,59,000। इंटरेस्ट 59,000 है, पर समझ लो कि हर महीना 5-5 हजार रुपया बचा के 5 साल के बाद मेरे को सीधा 3,60,000 रुपया मिल गया। इससे मैं कार भी परचेस कर सकता हूं। समझ लो कि ये 5 को मैं 10 साल कर देता हूं, तो मेरे को कितना मिलेगा, 6 लाख के ऊपर 8,68,000। बढ़िया चीज हो गई। इसको मैं 20 साल तक इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरे को 12 लाख पे कितना रुपया मिलेगा, 26 लाख रुपया मिलेगा। मैं एक छोटा सा घर भी परचेस कर सकता हूं। समझ लो कि ये 30 साल तक मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। टर्म शुड नॉट एक्सीड 20 साल, ठीक है, वो लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे। मतलब अगर मेरे को कोई बड़ी अमाउंट चाहिए ना, तो ये छोटी सी सेविंग मेरे को एक बड़ी अमाउंट दिला सकती है, जिससे मैं कार परचेस कर सकता हूं, कई बार बंगलो परचेस कर सकता हूं। ये तो मैंने 5,000 की बात करी, कोई 10,000 भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। Thus these deposits are called recurring deposits. अभी यहाँ पे एक बढ़िया चीज है, by rules of some bank if a person skips to deposit some months money in this account, समझ लो कि किसी महीने में तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं बचा, तो पॉसिबल है, कई बार ऐसा होता है कि यार 50,000 आया, वो कहीं पे खर्च हो गया, पैसा नहीं बचा, चलता है। He or she may have to pay a penalty along with some interest loss. ये क्यों लगाते हैं पता है, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे ना तो तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी। तुम लोग को लगेगा कि यार इस महीने नहीं डालते, नेक्स्ट महीने डाल देंगे, तो ये आदत बिगड़ेगी। दिस इज अ गुड हैबिट, इसलिए इसमें यहाँ पे बैंक थोड़ी पेनल्टी लगा देती है। बाकी अगर तुम लोग हर महीना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन देखो यहाँ पे बैंक को हर महीने छोटी छोटी अमाउंट मिलेगी, एक साथ बड़ा पैसा नहीं मिलेगा, और ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा होगा, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट से कम होगा। इसमें इंटरेस्ट रेट 0, इसमें इंटरेस्ट रेट अराउंड 4%, इसमें इंटरेस्ट रेट अराउंड 6%। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। मेरे पास अगर 5, 10, 15 लाख रुपया, 50,000 कुछ भी पड़ा है,
जो मेरे को लग रहा है कि यार ये पैसा मेरे को खर्च नहीं करना, ये मेरे को जिंदगी में कई खराब समय आ गया, इसके लिए बचा के रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन मेक अ फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक। बैंक और मेरे बीच में एग्रीमेंट होगा कि मैं 1 साल तक तेरे पास पैसे मांगने नहीं आऊंगा, 1 साल बाद तू पैसा मेरे को इंटरेस्ट के साथ वापस देना, इंटरेस्ट के साथ वापस देना। अभी 1 साल तक बैंक को मेरे पैसे से जो करना है वो करेगा। बैंक को कितना शांति मिल गया कि 1 साल ये पैसा मांगने ही नहीं आने वाला है। देन बैंक विल ऑफर मी हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म वाली चीज हो गई, ठीक है। दीज डिपॉजिट्स आर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। अभी ये 1 साल ऐसा तय नहीं है, 3 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है, 12 महीने की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, फॉर एनी फिक्स्ड पीरियड। एंड यूजुअली पीपल हु वांट टू डिपॉजिट मनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, चूज सच डिपॉजिट्स। Banks pay highest rate of interest on such deposit among all types of deposit. Highest interest है, सारी चारों डिपॉजिट है उसमें हाईएस्ट रेट किस पे मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट पे। Why? Because this is the fund that is available to the bank for the longest term, ठीक है। कस्टमर्स गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन सच डिपॉजिट्स, ये भी बढ़िया चीज है। समझ लो कि तुमने 5 लाख की एफडी करवाई बैंक में 5 साल के लिए, तुम लोगों को लग रहा था कि यार पैसों की जरूरत पड़ने ही वाली नहीं है, तो योर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर कि यार ये पैसा चाहिए ही नहीं अपने को। लेकिन समझ लो ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को कैंसर हो गया और हॉस्पिटल का 4-5 लाख का बिल आया, तो तुम्हें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तुमने कहीं ये पैसा जुआ में नहीं हार दिया, कहीं क्रिकेट के सट्टे में ये पैसा नहीं हार गए, लेकिन ये पैसा तुमको चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां पे तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम एफडी तोड़वा सकते हो। सर आपने बोला ना कि यार 5 साल तक नहीं ले सकते, हाँ तुम एफडी तोड़वा सकते हो, बैंक पेनल्टी कट कर देगी, ठीक है। दिस इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बैंक क्या देती है, तुम्हारा बैंक के पास 5 लाख रुपया तो पड़ा ही है। समझ लो कि ये एक है ए और ये है बैंक। ए ने बैंक की 5 लाख रुपए की एफडी करवाई है, तो ए का 5 लाख रुपया तो बैंक के पास पड़ा ही है, तो बैंक को तो मालूम है कि ए का पैसा अपने पास पड़ा ही है। अभी ए को 3 लाख रुपया चाहिए, तो बैंक क्या बोलेगा, तेरी जो एफडी है ना वो मेरे पास सिक्योरिटी में रख दे। क्या कर दे, सिक्योरिटी में रख दे, और उसके सामने मैं तेरे को क्या कर दूंगा, ओवरड्राफ्ट कर दूंगा, एफडी के सामने ओवरड्राफ्ट। तो अगर समझ लो कि 5 लाख की एफडी है और बैंक इसको 4,50,000 की ओवरड्राफ्ट कर दे रही है, तो समझ लो अगर ए पैसा नहीं देगा तो बैंक एफडी का पैसा ए को नहीं देगी, तो मतलब बैंक को तो कोई रिस्क ही नहीं हुआ, क्योंकि ए का ही पैसा बैंक ए को ही दे रही है। तो सर बैंक ऐसे सेवा थोड़ी करेगी, एक नॉमिनल रेट पे बैंक सेवा करती है। समझ लो कि योर एफडीज इंटरेस्ट रेट इज 7%, तो बैंक क्या बोलेगी, एफडी पर ओवरड्राफ्ट करवा रहे हो तो +1% इंटरेस्ट बैंक तुमसे लेगी, मतलब 7 + 1 यानी बैंक तुमसे 8% इंटरेस्ट लेगी। ओनली फॉर द पीरियड फॉर विच यू यूज मनी एंड ओनली टू द एक्सटेंट टू विच यू यूज मनी। समझ लो तुमने 2 लाख का ओवरड्राफ्ट करवाया, 2 महीने के अंदर वो पैसा तुम्हारे पास आ गया, तो तुम लोग 2 लाख का ओवरड्राफ्ट क्लियर करवा दो, योर एफडी विल बी केप्ट इंटैक्ट, और उस पर सिर्फ 1% ज्यादा इंटरेस्ट तुम पे कर सकते हो। तो एफडी तुड़वाने से बेटर ऑप्शन है कि अगर एफडी पे शॉर्ट टर्म के लिए तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम एफडी पे ओवरड्राफ्ट करवा लो, ओनली यू नीड टू पे 1% एक्स्ट्रा। ये 7% तो तुम्हें मिलेगा ही, इस पे 8% देना है। जितना पैसा यूज करो उतने पे ही, और जितना टाइम यूज करो उतने टाइम के लिए ही, योर एफडी विल बी केप्ट इंटैक्ट। और अगर तुम लोग को ऐसा लगे कि ये 5 लाख अभी चाहिए ही, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, अभी ये चाहिए ही, ये पैसा मैं वापस कर ही नहीं पाने वाला, तो ये एफडी को तोड़वा दो। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अबाउट फिक्स्ड डिपॉजिट। तो हमने क्या देखा, टोटल 4 फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। कौन से? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। करंट अकाउंट किसके लिए होता है? फॉर डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। करंट अकाउंट में विड्रॉल कितने परमिटेड होते हैं? अनलिमिटेड, जितना चाहे उतना खेल, ठीक है। उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सामने से चार्जेस लिए जाएंगे। टॉकिंग अबाउट सेविंग्स अकाउंट, ये किस पीरियड के लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें विड्रॉल्स परमिटेड है पर एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा विड्रॉल्स कर नहीं सकते। इस पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा? हाई होगा। किससे? करंट अकाउंट से। फिर रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने छोटा छोटा पैसा निकाल दो। फॉर स्मॉल एंड कंटिन्यूअस सेविंग्स, विड्रॉल नॉट परमिटेड, पैसा निकाल नहीं सकते। इस पे इंटरेस्ट रेट कितना होगा? हायर। किससे हायर? सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट किसके लिए होगी? लॉन्ग टर्म के लिए। इस पे तुम लोग को निकालने मिलेगा पैसा? नहीं मिलेगा। अगर निकाल सकते हो लेकिन तुम्हें पेनल्टी लगेगी, और उस पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा? हाईएस्ट होगा, क्योंकि दिस इज फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म। करंट अकाउंट पे 0 इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट पे 4%, रिकरिंग डिपॉजिट पे 6%, फिक्स डिपॉजिट पे 7%। ये रेट लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं। समझ में आ रहा है? सो करंट अकाउंट नो इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट हाई, फिर रिकरिंग डिपॉजिट हायर देन सेविंग अकाउंट, एंड फिक्स डिपॉजिट हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल। अभी एक डेटा मैंने लिखा है,
तुम लोग को मालूम है कि यार इंडिया में बैंक्स है, इसमें एफडी बहुत लोग करवाते हैं, तो बैंक के पास लोगों ने टोटल कितनी एफडी करवाई है? दिस इज अ डेटा दैट इज नॉट इन द टेक्स्ट बुक, बट आई फील के समझ में आना चाहिए, मजा आएगा। टोटल डिपॉजिट्स विद इंडियन बैंक कितनी है? ध्यान से देखो, 129.98 लाख करोड़ रुपीस, मतलब 130 लाख करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट्स है लोगों की। देश की पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़, और डिपॉजिट कितनी? 130 लाख करोड़, मतलब ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति का बैंक में 1 लाख रुपए का डिपॉजिट है ऑन एन एवरेज। फिर यहाँ पे कोई ट्रस्ट है उसका 10,000 करोड़ का डिपॉजिट हो सकता है, कोई मेरे जैसा गरीब बंदा है उसका बेचारे को कुछ डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। सो टोटल डिपॉजिट्स ऑफ बैंक स्टैंड एट 130 लाख करोड़ रुपीस। समझ में आ रहा कितना बड़ा बैंकिंग सिस्टम का रोल है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डिपॉजिट्स। अब बात करते हैं, ये पैसा आ गया, अब इस पैसों को घर पे रखना नहीं है, क्योंकि इन पैसों पे क्या पे करना है दोस्तों? इंटरेस्ट पे करना है। अगर इंटरेस्ट पे करेंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा तो बैंक खलास हो जाएगी। सो एज एंड व्हेन पैसा बैंक के पास आया, बैंक को ये पैसा प्रॉपर जगहों पे अलोकेट करना है। इसे बैंक को लोगों को लोन देना है, और लोन पे इंटरेस्ट रेट लेना है हायर देन द डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, तो बैंक को कुछ नफा भी हो, ठीक है। सो सेकंड इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब लोन देना। When individuals or businesses require money for personal or investment purpose, पर्सनल पर्पस यानी खुद के किसी ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए तो उसको कहते हैं पर्सनल लोन। मैं बता नहीं रहा हूं क्यों पैसा चाहिए, जुआ में हार गया, जो करना है मेरे को करूं, तू क्यों बीच में बोल रहा है। और इन्वेस्टमेंट पर्पस, इन्वेस्टमेंट पर्पस मतलब समझ लो मेरे को घर खरीदना है, मेरे को मशीन खरीदनी है, मेरे को शॉप खरीदनी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए तो भी बैंक देगी। They borrow from banks and banks provide credit by charging a rate of interest. बैंक उन्हें पैसा देगी और बैंक उनसे इंटरेस्ट लेगी, ठीक है। In terms of time period, borrowing और credit can be for short term, medium term और long term। 3 अलग अलग पीरियड के लिए क्रेडिट हो सकती है। देखो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा, क्रेडिट कार्ड से तुम पैसा ले रहे हो, उसका 45 डेज में तुम्हें बिल पे करना है, तो इट इज फॉर शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म क्या हो गया, तुमने समझ लो बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली 2 साल 3 साल के लिए, तो वो मीडियम टर्म हो गया। तुम घर खरीद रहे हो 20 साल की लोन ली, तो वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। दीज टर्म पीरियड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली फिक्स्ड, ऐसा कुछ रूल नहीं है, एंड मे वेरी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, हाउएवर इन अ थियोरेटिकल सेंस है ये। शॉर्ट टर्म इज अप टू 1 ईयर, मीडियम टर्म इज बिटवीन 1 and 5 years, एंड लॉन्ग टर्म इज बिटवीन 5 and 15 years। अभी 15 साल से ज्यादा है तो वो क्या हो गया, बैंक तो होम लोन फ्रेंड्स 30 साल तक की देती है, 30 साल तक की, तो ये एक थ्योरेटिकल चीज है। अप टू 1 year शॉर्ट टर्म, 1 to 5 year मीडियम टर्म, एंड 5 to 15 years इज लॉन्ग टर्म। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्पस, क्रेडिट कैन बी फॉर पर्सनल रीजंस, फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और फॉर बिजनेस एक्टिविटी, किसी भी रीजन से तुम्हें लोन मिल सकता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज वेरी विद द पर्पस, मतलब समझ लो तुम पर्सनल रीजन से लोन ले रहे हो तो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए ले रहे हो सबसे कम इंटरेस्ट, क्योंकि देश का किसान गरीब है, देश का किसान पिछड़ा है, तो देश के किसान की मदद करनी बैंकों की और सरकार की जिम्मेदारी है, तो उनको कम इंटरेस्ट रेट पे, किसानों को 2% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलती है 3 लाख तक की, मजा करवा रही है गवर्नमेंट उनको। एंड बिजनेस एक्टिविटी, सीसी है, ओवरड्राफ्ट है, ये सारी बिजनेस एक्टिविटी के लिए होगी। एग्रीकल्चर से ज्यादा इंटरेस्ट होगा, पर्सनल लोन से कम इंटरेस्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, जो पैसा आया उससे लोन ले लो, ठीक है। थर्ड इज पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी, मतलब तुम लोगों को बैंक में से जो पैसा तुम्हारा डिपॉजिटेड है वो कभी भी विड्रॉ करना है बाय वे ऑफ एटीएम, चेक, पे स्लिप, कुछ भी तुम लोग, पे ऑर्डर्स, कुछ भी तुम लोग कर सकते हो। अ बैंक प्रोवाइड्स इजी पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, विड्रॉल स्लिप्स एंड ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर, एटीएम फैसिलिटीज, एटीएम का फुल फॉर्म याद रख लेना, होगा ही ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, इन सभी ऑब्जेक्ट मीडियम से तुम पैसा निकाल सकते हो। एक तो देखो बैंक में जाके सेल्फ का चेक, फिर बैंक में जाके विड्रॉल स्लिप में अपना अकाउंट नंबर और साइन करके पैसा निकाल सकते हो। पे ऑर्डर, तो उस ऑर्डर के ऊपर से बैंक तुम्हें पैसा देगा। एटीएम में कार्ड डाल के पैसा निकाल सकते हो। क्रेडिट डेबिट कार्ड, तो एटीएम डेबिट कार्ड यानी एटीएम ही हो गया। फिर इंटरनेट बैंकिंग, नाउ नेट बैंकिंग इज वेरी पॉपुलर दीज डेज। जैसे कि समझ लो अगर तुम्हें किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, किसी से पैसा लेना है, बैंक के स्टेटमेंट चेक करना है, कुछ भी करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद नेट बैंकिंग। तो आजकल जो एजुकेटेड सोसाइटी है, मॉडर्न डे वर्ल्ड है, वो नेट बैंकिंग ही यूज कर रहा है। क्यों कोई बैंक में जाके मगजमारी करे, उससे तो बेटर है। ऊपर से आज के कोरोना के क्राइसिस में यू कैन ऑल्सो मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, घर पे बैठ के तुम लोग बैंकिंग का मजा उठा सकते हो। सो दिस इज अबाउट इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। सो दिस इज पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। एक
लोन एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कौन सी? करंट, सेविंग, रिकरिंग, फिक्स्ड। दूसरा प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। तीसरा जिसने पैसा डाला उसको पेमेंट एंड विड्रॉल की फैसिलिटी दो। फोर्थ फंक्शन ऑफ बैंक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उससे पहले जरा सेकेंड फंक्शन देख लेते हैं, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। किसको प्रोवाइड की जाती है क्रेडिट फैसिलिटी? या तो इंडिविजुअल को देंगे, बिजनेस को देंगे फॉर पर्सनल और इन्वेस्टमेंट पर्पस, एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर। इंटरेस्ट रेट हायर देन बैंक डिपॉजिट, कुछ तो कमाना है। टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म यानी लेस देन 1 ईयर, मीडियम टर्म 1 to 5, लॉन्ग टर्म 5 to 15। अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट डेटा अगेन, बैंक ने टोटल लोगों को कितनी लोन दी? तो बैंक ने टोटल लोगों को 98.47 लाख करोड़ रुपीस की लोन दी। मतलब अगर मैं अपवर्ड राउंडिंग कर दूं तो 130 लाख करोड़ की डिपॉजिट्स है और 100 लाख करोड़ रुपए की क्या है? लोन्स है। ठीक है, अभी तुम में से जो होशियार बंदे होंगे ना वो सोच रहे होंगे, पहले थर्ड फिफ्थ जो है वो भी एक बार देख लेते हैं। बैंक प्रोवाइड्स इजी पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी बाय चेक्स, विड्रॉल स्लिप एंड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, एटीएम, क्रेडिट डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। ये तो सबको मालूम ही है। चलो क्रेडिट क्रिएशन, चौथा फंक्शन। अभी तुम में से जो एनालिटिकली इंटेलिजेंट व्यक्ति कि जिनको वीडियो देखने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, होशियार नहीं बोल रहा क्योंकि होशियार तो बहुत सारे हैं तुम लोगों में से, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे है कि अब यार ये वीडियो आ रहे, देख के झपाटे खत्म करो फिर अपनी जिंदगी जीते। तुम लोगों में से जिनको इंटरेस्ट होगा ना वो कुछ सोच रहे होंगे कि सर आपने बोला कि बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है 130 लाख करोड़, आपने दूसरा बोला कि बैंक की टोटल लोन है 100 लाख करोड़, तो ये सर बाकी का 30 लाख करोड़ कहां गया? सोचने वाली बात है कि नहीं? अब मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूं कि 130 लाख करोड़ की डिपॉजिट है तो बैंक ने सिर्फ 100 लाख करोड़ की क्यों लोन दी? तुम लोग बोलोगे सर बैंक के पास लोन लेने कोई आ नहीं रहा। अभी ये तो तुम लोगों ने गांव में कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि सब बोल रहे लोन चाहिए, सबको लोन सबको चाहिए। तो बैंक के पास कस्टमर्स तो है, तो फिर क्यों बैंक लोन नहीं दे रहा? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। इसका एक रीजन है, अभी समझ लो कि सिर्फ 2 ही जन है, एक मैं हूं और दूसरा जकील सर है। समझ लो कि मैंने बैंक में 1 करोड़ रुपए की डिपॉजिट करवाई, 1 करोड़ की एफडी करवाई, और जकील सर ने उसी 1 करोड़ रुपए की बैंक से लोन ले ली। बैंक के पास दूसरा कोई कस्टमर ही नहीं है, ओनली आई एंड जकील सर। मैंने 1 करोड़ की डिपॉजिट कराई, वो 1 करोड़ रुपया जकील सर ने लोन ले ली। अभी जकील सर ने 5 साल के लिए लोन दी। जकील सर एकदम रेगुलर बढ़िया आदमी है, टाइम टू टाइम पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, ईएमआई पे कर रहा है। समझ लो मेरे को 3 महीने के बाद ऐसा हुआ कि अपने को यार होंडा सिटी परचेस करनी है, पैसा तो अपने पास है, 1 करोड़ की एफडी पड़ी है। तो मैंने क्या बोला कि 1 करोड़ की मेरी एफडी है ना, उसमें से मैंने बैंक को बोला मेरे को 10 लाख रुपया दे दो। मैंने बैंक को बोला 10 लाख रुपया दे दो। बैंक वाले ने अपने गले में जाके देखा, अंदर पैसा तो कुछ है नहीं। तो अभी बैंक क्या पैसा में रखा गई? नहीं सर, आपने जो पैसा दिया वो बैंक ने जकील सर को लोन दे दी। तो फिर अभी मेरे को जो पैसा चाहिए वो बैंक मेरे को देगी कहां से? सर बात में लॉजिक है आपकी। तो सर बैंक जकील सर को फोन करेगी, जकील भाई पैसा आपको यार लोन दिए 1 करोड़, उसमें से 10 लाख वापिस दो। जकील सर क्या बोल, कितने टाइम के लिए तूने पैसा दिया था? 5 साल के लिए। कितना टाइम हुआ है? 3 महीना। तो अभी पैसा मांगेगा तू? सॉरी सर, रखता हूं। जकील सर तो डांट लेंगे बैंक वाले को और बैंक वाला डर भी जाएगा। तो इन दिस केस अगर बैंक को जितना पैसा मिला वो सारा बैंक लोगों को लोन दे देगी, तो डिपॉजिटर्स अगर बैंक से पैसा कुछ प्रोपोर्शन में मांगने आए तो बैंक पैसा वापिस कहां से करेगी दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से बैंक के पास जितनी डिपॉजिट्स आई उसमें से कुछ पोर्शन बैंक को इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स अलग से रखना है। Now this reserve may be in the form of cash। कुछ पैसा बैंक को कैश भी रख देनी है कि कोई भी डिपॉजिटर आके 5-25 लाख मांगे तो बैंक उसको चुका पाए। कुछ प्रोपोर्शन उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना है कि अगर गवर्नमेंट पैसे ज्यादा लोग मांग रहे हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करके उसको इमीडिएटली पैसा मिल जाए। दिस इज अ रूल, ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि बैंक को तो यही चाहिए जितना पैसा है उतने की लोन दे दो तो ज्यादा इंटरेस्ट मिले। बट दिस इज नॉट परमिटेड एज पर द रूल्स ऑफ आरबीआई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, वन इज एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड द सेकंड इज सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। ये दोनों रिजर्व्स बैंक को कंपलसरीली मेंटेन करने हैं। उनकी जो डिपॉजिट्स है उसमें से कुछ पैसा उनको साइड में रख के बाकी के पैसों की ही लेंडिंग करनी परमिटेड है। सो now we are talking about credit creation, which is a very 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 important topic in the banking language। और ये टॉपिक दोस्तों मैं तुम लोग को एक सेकेंड क्लियर बता देता हूं, ध्यान देना। और क्रेडिट क्रिएशन 2-3 बार देखना,
भगा मत देना वरना कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है एंड आई एम गोइंग टू द ग्रास रूट ऑफ दिस। चलो सारा डेटा मैं लिख रहा हूं। टोटल डिपॉजिट्स विद इंडियन बैंक स्टैंड एट 129.98 लाख करोड़, मतलब मैं इसको बोल दूं 130 लाख करोड़, ठीक है, 130 LCR। टोटल लोन्स बाय इंडियन बैंक स्टैंड एट 100 लाख करोड़, ये आसरे ले रहे हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। एंड टोटल करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन मतलब 2000, 500, 100, 200, 50 सब कुछ आ गया, 21.1 लाख करोड़। तो इसको फ्रेंड्स मैं अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूं 20 लाख करोड़। चलो ये 3 फिगर्स मेरे पास है, ये सब कुछ ऑथेंटिक फिगर्स है, टोटल इंडिया की पूरी इकोनॉमी के टोटल कंसोलिडेटेड फिगर्स है, व्हिच आर नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक। दिस इज एडिशनल डेटा दैट आई एम गिविंग टू यू टू मेक सम कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर इन योर माइंड। अभी ये देख के दिमाग में कुछ डाउट आ रहा है? सर नहीं आ रहा, सर कोशिश कर रहे हैं पर नहीं आ रहा, और कोशिश करो, सोचो, कुछ एनालिसिस करो, जिंदगी में सोचने की कोशिश करो। आया कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा, कुछ लोगों के दिमाग में नहीं आया, तो मेरे दिमाग में एक डाउट आया है। टोटल लोगों के पास दोस्तों कैश है 20 लाख करोड़, तो यार ये 130 लाख करोड़ की डिपॉजिट लोग करवा कहां से आए? एफडी कहां से होगी? मैं बैंक में 5 लाख रुपया कैश डिपॉजिट करूंगा और मैं एफडी करवा लूंगा, तो वो पैसा बैंक के पास आ गया। अभी तो साला टोटल नोट सर्कुलेशन में पूरे भारत में 20 लाख करोड़ का है, तो यार ये 130 लाख करोड़ का डिपॉजिट हो कहां से गया? लोगों ने क्या डॉलर में एफडी करवाई है, पाउंड में एफडी करवाई है, गोल्ड के बिस्किट के सामने एफडी करवाई है? नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है क्या दिक्कत हुई? पैसा है 20 लाख करोड़ और डिपॉजिट कैसे हो गई 130 लाख करोड़? कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये बिक गई है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है भाई, ये सब कुछ सही है, दिस इज गोइंग ऑन अ ट्रैक, पर समझना है ये कैसे हो रहा है। अब मैं तुम लोगों को एक इलस्ट्रेशन देता हूं, समझ लो। भुज में टोटल 5 लोग हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी और एक है ई। ये सारे बैंकिंग चैनल से इंक्लाइंड लोग हैं, समझ लो। अभी ए के पास 1 लाख रुपीस कैश है, ए के पास क्या है दोस्तों? 1 लाख रुपीस कैश है, समझ में आ रहा है? अभी इन बी के पास 1 रुपया रोकड़ा नहीं है, सी के पास 1 रुपया रोकड़ा नहीं है, डी के पास 1 रुपया रोकड़ा नहीं है, ई के पास 1 रुपया रोकड़ा नहीं है। 5 ही लोग भुज में रहते हैं और टोटल भुज में कैश है 1 लाख रुपया। इन लोगों ने प्रतिज्ञा ली है भुज के बाहर के व्यक्ति के साथ धंधा करेंगे नहीं, करने देंगे नहीं, भुज के लोगों के साथ ही हम बिजनेस करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या? ए को बी को 1 लाख रुपया देना था, सो ए ने क्या किया? बी को 1 लाख रुपया दे दिया। अभी ए के पास कुछ नहीं है, बी के पास 1 लाख रुपया है, समझ लो बी ने क्या किया? ये 1 लाख रुपए की बैंक में एफडी करवा दी, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में एफडी करवा दी, ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी हुआ क्या? बी अगर सी को कुछ पैसा देगा तो क्या हुआ? अभी ये 1 लाख रुपया जो है बी के पास, वो बी ने बैंक में एफडी करवा दी। अभी समझ लो बी कुछ पैसा सी को दे रहा है, बी ने इस अकाउंट से पैसा निकाल लिया और बी ने ये पैसा सी को दिया, समझ लो बी ने सी को ये पैसा दिया। रुको एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल बढ़िया समझाता हूं, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी ये रहने दो, चलो। क्रेडिट क्रिएशन, बैंक्स अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्रेडिट को बढ़ाना, to ensure that supply of money in the economy fulfills the demand of money. Supply of money in the economy मतलब देश में जो पैसा है वो देश में लोगों के पास जो पैसों की डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए, ठीक है। बैंक्स क्रिएट मनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मनी। यार ये क्या बात हो गई? बैंक जो पैसा है उसी में से पैसा बना रही है। बैंक क्या कर रही है? जो पैसा है उसी में से पैसा बना रही है, समझ में आ रहा है? thereby add to the supply of money in the economy। ये जो पैसा बन रहा है उसमें से क्या कर रहा है? बैंक दुनिया में सप्लाई बढ़ा रहा है पैसों का, समझ में आ रहा है? When credit creation by bank increases, the supply of money increases, and when credit creation decreases, supply of money reduces। अब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा ना, बाय गॉड मैं बता रहा हूं तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या बात कर रहे हैं।
चलो अभी मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं तो तुम लोगों को मालूम पड़े कि ये चीज ही हैवी है, ठीक है। चलो ये निकाल देते हैं, अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो अभी क्या हुआ पता है, ए ने क्या किया, ए ने बैंक में 1 लाख रुपए की डिपॉजिट करवाई, 1 लाख रुपए की बैंक में डिपॉजिट करवाई। चलो डन। अभी क्या हुआ, ए के पास जो कैश थी वो गई, रुपया सिर्फ 1 लाख ही है पूरी मार्केट में, बाकी एक 500 के 2 बंडल है, दूसरा कुछ मार्केट में है ही नहीं। अभी बैंक के पास लाख रुपया आया तो बैंक क्या करेगा, लोन दे देगा। बैंक घर पे तो पैसा रखेगा नहीं, ये तो तुम लोग को मालूम है। समझ लो बैंक ने बी को लोन दे दी, बैंक ने बी को लोन दे दी तो बी के पास 1 लाख रुपया आ गया, कौन सा, ए वाला ही आ गया। अभी ये बी समझ लो इस पैसे से उसको सी को पैसा देना था, तो बी ने ये पैसा किसको दे दिया, सी को दे दिया। समझ में आया, बी हैज गिवन दिस मनी टू सी, समझ में आया। अभी बी ने ये पैसा सी को दे दिया तो सी ने ये पैसा समझ लो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक के पास फिर से 1 लाख रुपया आ गया। अभी ये फिर से बैंक क्या करेगी, 1 लाख रुपए की किसी को लोन दे देगी, समझ लो डी को लोन दे दी, डी के पास फिर से 1 लाख रुपया आ गया। तो अभी ये डी समझ लो ई उसके ऊपर पैसा मांग रहा है, तो डी ने ई को पैसा दे दिया। अभी ई को ये पैसा नहीं चाहिए तो ई क्या कर देगा, बैंक में डिपॉजिट। अभी बैंक के पास पैसा आया तो बैंक क्या करेगा, फिर से इन पैसों से क्या कर देगा, किसी को लोन दे देगा। समझ लो एफ को लोन दे दिया, एफ जी को देगा, जी बैंक को देगा, फिर बैंक एच को देगा, एच किसको देगा, एच आई को देगा, आई बैंक को देगा। इस तरह से ये रुपया 1 लाख ही है, लेकिन 1 लाख से लाख रुपए की ए की एफडी हो गई, लाख रुपए की सी की एफडी हो गई और लाख रुपए की ई की एफडी हो गई। सामने बी ने लाख रुपए की लोन ली, डी ने लाख रुपए की लोन ली और एफ ने लाख रुपए की लोन ली। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रुपया 1 लाख ही था लेकिन उससे टोटल डिपॉजिट कितनी हो गई, 3 लाख रुपए की डिपॉजिट हो गई। और अगर ये जो चक्कर है ये चलता रहा ना तो दिस विल लीड टू इंफिनिटी, क्योंकि एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड फिर A1 A2 इस तरह से आता जाएगा, मतलब ये खत्म ही नहीं होगा। मतलब 1 लाख रुपए से इंफिनिटी डिपॉजिट्स क्रिएट होंगी, क्योंकि अगर बैंक किसी को लोन देगा तो वो पैसा जिसके पास आया वो किसी और को पैसा देगा, उसको पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो पैसा बैंक को दे देगा। तो यहां पर इस तरह से दोस्तों 20 लाख करोड़ रुपए की कैश से 130 लाख करोड़ की डिपॉजिट्स क्रिएट हो गई। समझ में आ रहा है, तो सर ये इंफिनिटी हो जाएगा तो देश में अनलिमिटेड पैसा हो गया ना, नहीं ऐसा नहीं होता है। अभी मैं तुम लोगों को एक प्रैक्टिकल चीज समझाता हूं। समझ लो कि किसी बंदे ने बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी करवाई, कितने की करवाई, 1 लाख रुपए की एफडी करवाई। तो मैंने तुम लोगों को बोला था कि बैंक तो ये इच्छेगा कि पूरा लाख रुपए का लोन दे दे। 100 करोड़ की मैंने डिपॉजिट, 1 करोड़ की डिपॉजिट मैंने करवाई, 1 करोड़ की जकील सर ने लोन ली, बट दिस इज नॉट परमिटेड। व्हाई? क्योंकि अगर मैं पैसा निकालने गया तो बैंक मेरे को देगी क्या। तो फिर एज पर द रूल्स ऑफ आरबीआई बैंक हैज टू कीप सम पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, कि इतना पैसा तो साइड में रखना है, बाकी के पैसों की ही लोन देनी है। तो समझ लो बैंक ने 20% रिजर्व्स रखने, आरबीआई ने बोला कि 20% रिजर्व तुमको रखना है फर्जियात। तो 1 लाख का 20% कितना हुआ, 20,000, वो बैंक ने साइड में रख दिया। अभी बैंक के पास बचा कितना, 80,000। तो बैंक ने क्या किया, 80,000 की लोन दे दी। अभी बैंक ने 80,000 की किसी को लोन दी, वो किसी और व्यक्ति को पैसा देने वाला है। अभी वो व्यक्ति समझ लो बैंक में 80,000 की डिपॉजिट करवा रहा है। समझ में आ रहा है। अभी फिर से बैंक के पास डिपॉजिट कितनी आई, 80,000 की। बैंक को रिजर्व कितना रखना है, 20%। अगेन 80,000 का 20% कितना होगा, 16,000। तो बचा कितना, 64,000 का लोन दे देगा। अभी किसी को लोन दिया, वो किसी और को दे रहा है, उसको पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, बैंक को में डिपॉजिट करवा देगा। अभी फिर से ये पैसा आया, इस पे क्या करना है, 20% रिजर्व रखना है। अभी 64,000 का 20% कितना होगा, 12,800, यानी बचा कितना, 51,200। इस तरह से देखो 1 लाख रुपए से कितनी सारी डिपॉजिट्स क्रिएट हो रही है। पैसा वही है, ये आगे 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 बढ़ता बढ़ता जाएगा और हर क्वेश्चन में से 20% माइनस 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 होता जाएगा। तो क्या होगा, इन द एंड ये जीरो हो जाएगा, जीरो के आसपास हो जाएगा। हमने देखो डेप्रिसिएशन में रिड्यूसिंग बैलेंस वाले क्वेश्चन किए थे, जो इस तरह से उसमें जो होता था ना, इसमें भी इस तरह से ही होता है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि अगर 1 लाख रुपए की प्राइमरी डिपॉजिट्स है, 1 लाख रुपए की प्राइमरी डिपॉजिट्स है, तो उसमें से डिवाइडेड बाय रिजर्व परसेंटेज, डिवाइडेड बाय रिजर्व परसेंटेज, रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज करोगे तो उतना क्रेडिट क्रिएशन होगा। किस तरह से देखो, 1 लाख डिवाइडेड बाय, यहां फ्रेंड्स रिजर्व कितना है, 20%।
तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय 20%। कैलकुलेटर में सब लोग करो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20%। अभी कुछ लोगों का आंसर आया होगा 5000। क्यों 5000? क्योंकि परसेंटेज नहीं किया होगा। करो 1 लाख, ये देखो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20%, तो आंसर क्या आएगा? 5 लाख आंसर आएगा। अभी ये जो आंसर आया ना, इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज एट द रिजर्व रेशियो ऑफ 20% बैंक कैन क्रिएट टोटल क्रेडिट ऑफ 5 लाख रुपीज। 1 लाख का कितना हो गया? 5 लाख हो गया। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ द इकोनॉमी फंक्शंस। अभी कुछ लोग तुम लोग में से बोलेंगे कि सर ये 80,000 वाले ने जिसको पैसा दिया अगर वो बैंक में ना डाले तो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि ये इतना होगा ही, पर टू एन एक्सटेंट इतना हो ही जाता है, क्योंकि जनरली पूरी सिस्टम जो इकोनॉमी की है वो बैंकिंग पे फंक्शन कर रही है। नाउ एवरीथिंग इज ऑन द बैंक। हाँ 5 लाख ना हो तो कई बार 4 लाख हो, 3.5 लाख हो, लेकिन दोस्तों अगर ये रिजर्व ना हो ना, देन दिस विल लीड टू इंफिनिटी। इसका कोई अंत ही नहीं है। सो बैंक्स डू हैव टू मेंटेन अ रिजर्व रेशियो। समझ लो कि 50,000 की प्राइमरी डिपॉजिट है और 10% का रिजर्व रेशियो, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10%, तो टोटल कितनी क्रेडिट क्रिएट होगी? 5 लाख रुपीस की। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग समथिंग? ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे। अब फिर से एक बार पढ़ते हैं। Banks undertake the activity of credit creation to ensure that supply of money in the economy fulfills the demand of money। 20 लाख करोड़ की नोट्स है और देश में पैसा हो गया 130 लाख करोड़, तो सप्लाई ऑफ मनी तो इंक्रीज हो गया, लोगों की इतनी सारी एफडी बढ़ गई। ठीक है, बैंक्स क्रिएट मनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मनी, मतलब जो पैसा पड़ा है उसी में से बैंक पैसा बढ़ा रही है। thereby add to supply of money in the economy, तो बैंक क्या करेगी? इकोनॉमी में पैसों का सप्लाई बढ़ा देगी। When credit creation by bank increases, supply of money increases, और जब क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, मनी का सप्लाई भी कम हो जाएगा। क्लियर? When a bank lends money from primary deposit, प्राइमरी डिपॉजिट मतलब जो इनिशियल कैश पड़ी 1 लाख रुपए की, ठीक है, the borrower has to open an account with the same bank or another bank in order to deposit the check of the loan borrowed sum of money। अभी समझ लो कि A ने बैंक में लाख रुपए की डिपॉजिट करवाई, ठीक है, और बैंक किसी को लोन दे रही है, तो जो लोन का चेक आएगा वो बैंक अकाउंट में ही आएगा। और अगर समझ लो B को लोन मिली, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो B अगर C को चेक देगा ना, तो C को भी बैंक में अकाउंट तो खुलवाना ही है। वो कैश विड्रॉ कर ले वो दूसरा नंबर की बात है, बाकी जनरली सब कुछ बैंकिंग से ही होगा। When the check is credited मतलब उसमें जमा हुआ, in the new account it becomes a derived deposit। क्या हो गया? derived deposit। प्राइमरी डिपॉजिट मतलब जो सच में थी, derived मतलब उसमें से बनी। प्राइमरी डिपॉजिट में से जो डिपॉजिट ऐड करवाई गई ड्यू टू क्रेडिट क्रिएशन, उसको क्या कहते हैं? derived डिपॉजिट। अभी यहां पे 1 लाख है ना जो फ्रेंड्स, वो प्राइमरी डिपॉजिट है। 80,000 डिराइव्ड डिपॉजिट, 64,000 डिराइव्ड डिपॉजिट, 51,200 डिराइव्ड डिपॉजिट, मतलब जो 5 लाख की क्रेडिट क्रिएशन हुई उसमें से 1 लाख रुपया है प्राइमरी डिपॉजिट, बाकी का 4 लाख क्या है? डिराइव्ड डिपॉजिट है। और ये जो 4 लाख की बैंक ने डिपॉजिट डिराइव की, इन दिस वे बैंक इज एडिंग टू द सप्लाई ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी व्हिच इज टर्म्ड एज क्रेडिट क्रिएशन। समझ में आ रहा है? From this derived deposit, bank can still create another loan for a third person. The third person's loan becomes one more deposit for the bank. Thus, a bank can create several deposits from a primary deposit. समझ में आ रहा है? Besides, when the borrower withdraws the loan amount from his or her account and spends it, there is greater circulation or supply in the economy. देखो बैंक ने कितने सारे व्यक्तियों को लोन दिया, तो वो सारे लोग पैसा कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी में पैसों का सप्लाई बढ़ेगा। तो जैसे ही पैसों का सप्लाई बढ़ेगा, इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, इकोनॉमी में मूवमेंट बढ़ेगी, तेजी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंक। ये फिर से रिवाइंड करके एक बार देखना, समझ में आना चाहिए क्या है। ठीक है, नो बैंक कैन लैंड द फुल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, मतलब पूरा पैसा कोई बैंक लोन नहीं दे सकता। From every deposit, the bank has to keep aside some proportion of money in the form of cash reserves, which is known as cash reserve ratio. अलग से पैसा रख देना है, उतना पैसा लोन नहीं देना। Thus, they can lend the remaining money only, पूरा पैसा दे नहीं सकती। If a bank has a primary deposit of rupees 1,000 and cash reserve ratio determined by rules is 20%, ये रूल कौन बनाएगा? बाप, RBI। ठीक है, then bank can create credit up to 1,000 into 1/20%। अभी ये मैंने क्या किया था? डिवाइडेड बाय 20%, इंटू 1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1,000 into 1 upon reserve percentage,
In other words, primary deposit of rupees 1000 can create a money supply of rupees 5000. मतलब 1000 divided by 20% करो तो आंसर आएगा 5000 rupees total deposit 1000 रुपए में से. And it can be said that new credit derived deposit 4000 rupees is created. This can be understood with an example. समझ लो ए ने बैंक में 1000 रुपए की डिपॉजिट करवाई. एज पर द रूल्स बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप 20% रिजर्व. तो बैंक ने आरबीआई की बात मान ली, 200 रुपए का रिजर्व रख दिया. तो अभी बैंक कितने रुपए की लोन दे सकती है? तो 800 रुपए की. अभी बैंक ने किसी को 800 रुपए की लोन दी, उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को चेक दिया, समझ लो बी को, तो बी के पास 800 रुपया आया, तो बी के बैंक अकाउंट में 800 रुपया आया, बी ने बैंक में डिपॉजिट किया 800. अभी 800 पे बैंक को 160 अलग रखने का, और 160 बच के बैंक के पास कितना बचा? 640. वो बैंक ने समझ लो सी को लोन दे दिया, सी ने किसी व्यक्ति को पैसा दिया. अभी समझ लो सी करके एक व्यक्ति ने बैंक में डिपॉजिट किया, समझ लो B1 को लोन दिया, B1 ने सी को चेक दिया, तो पैसा सी के पास आया. अभी इस पैसे में से फिर से बैंक को 20% रिजर्व अलग से रखने का, बाकी का बचा वो किसको लोन देगा? डी को, ई को, एफ को, इस तरह से चलता रहेगा. तो टोटल 1000 रुपए में से डिपॉजिट कितनी क्रिएट होगी? 5000 रुपए की. एक बार ये सारा पूरा है ना कैलकुलेशन करना, तो दिमाग में क्लियर होगा कि सर ये 5000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करना आ जाएगा. उसमें से टोटल रिजर्व कितना बच गया? 1000. और बैंक ने टोटल लोन कितनी दी? 4000. समझ में आ रहा है? अभी मैं तुम लोग को बोलता हूं टोटल डिपॉजिट्स बैंक की कितनी है? 130 लाख करोड़. बैंक ने रिजर्व्स कितना मेंटेन किया है? 30 लाख करोड़. और बैंक ने लोन कितनी दी है? 100 लाख करोड़. समझ में आ रहा है? और टोटल प्राइमरी डिपॉजिट कितनी है? 20 लाख करोड़. समझ में आ रहा है? अभी ये चार फिगर्स को तुम लोग इक्वेट करो, अब तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ 100% क्लियर होगा कि सर कहना क्या चाह रहे थे. समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ क्रेडिट क्रिएशन वर्क्स. क्रेडिट क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा देगा तो वो भी बैंक में ही पैसा डालने वाला है. सो विद अ प्राइमरी डिपॉजिट द नंबर ऑफ डिराइव्ड डिपॉजिट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइडेड बाय रिजर्व परसेंटेज, you will get the total amount of credit that is created by the bank, which is termed as credit creation. समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो लास्ट वन फिर भी है. thus credit creation is equal to primary deposit into 1 upon cash reserve ratio. और यहां पे परसेंटेज लिखना है खास, वरना आंसर नहीं आएगा. When customer withdraws more money than deposited amount from their current account, it is called overdraft facility, and this also leads to credit creation. बैंक किसी को ज्यादा लोन दे रहा है तो वो किसी को पैसा देगा, वो किसी और को पैसा देगा, वो बैंक को पैसा देगा, मतलब ये साइकिल घूमती रहेगी. समझ में आ रहा है? चलो डन. लास्ट, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन. अभी देखो समाज में बैठे हो सभी एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही दुनिया चलेगी. तुम किसी दोस्त से कॉपी कर रहे हो, वो तुम्हें कॉपी करवा रहा है, सब कुछ दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है. ये दुनिया इसी तरह से चलती है. तो समझ लो कि एक HDFC बैंक है, एक एक्सिस बैंक है. समझ लो कि आज HDFC बैंक के पास कोई कस्टमर आके बोल रहा है कि 25 लाख रुपया चाहिए और HDFC बैंक के पास सिर्फ 15 लाख रुपया है, तो 10 लाख का शॉर्टेज है. वो कस्टमर को ना नहीं बोलेगा, वो क्या करेगा? एक्सिस बैंक वाले को फोन करेगा. एक्सिस बैंक, बोल भाई HDFC कैसा है तू? बढ़िया. क्या हाल चाल? सब बढ़िया यार, एक 10 लाख रुपया मेरे पास कम पड़ रहा था, ले जा, मेरे पास पड़ा है. तो यहां पर एक्सिस बैंक के पास जो एक्सेस कैश पड़ी है वो HDFC को दे देगी. सभी एक दूसरे से संबंध रखेंगे. तो when one bank gives money to another bank for a very short period, it is termed as call money. ये सब जगह होता है क्योंकि भूज की ब्रांच है. अभी HDFC की टोटल 1000 ब्रांच होगी. भूज ब्रांच में 10 लाख की कैश डिपॉजिट कैश कम हुई तो अहमदाबाद से नहीं मंगवाएगा, भूज की किसी बैंक से ही पैसा ले लेगा, और जब उसके पास पैसा आएगा वो रिटर्न कर देगा. तो यहां क्या हो गया कि पूरी बैंकिंग चैनल को फैसिलिटी मिल गई कि कभी अपने पास यार कैश कम पड़ गई तो आजू बाजू वाले से उधारा ले लेंगे, कैसे घर में कोई चीज कम पड़ रही तो पड़ोसी से ले ली. ये इस तरह के ट्रांजेक्शन है. चलो, banks provide short term and long term credit to one another from time to time. Short term credit is provided by one bank to another through the central bank. यहां पे बीच में RBI होगा, देखेगा कि तू इसका पैसा खा गया तो मैं बजाऊंगा तेरी, ठीक है. and it is called call money. The interest rate on call money is called call money rate. फोकट में नहीं मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा. तो ये एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देती है थ्रू RBI, उसको क्या कहा जाता है? कॉल मनी. और इस पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है इसको क्या बोलते हैं? कॉल मनी रेट. समझ में आ रहा है? तो ये टोटल 5 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक हो गए. चलो डन. दिस इज अबाउट इंटर बैंकिंग. ये इसको पैसा दे रहा है तो ये कॉल मनी, और ये इससे इंटरेस्ट लेगा तो वो क्या हो गया? कॉल मनी रेट. डन. तो अभी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक कितने हुए? 5. एक, लोगों से पैसा लेना. दूसरा, लोगों को पैसा देना. तीसरा, लोगों को लेन देन करने देना. चौथा, देश में पैसों का सप्लाई बढ़ाना. और 5वां, एक बैंक दूसरे बैंक से ट्रांजैक्शन करेगा. अभी इसमें देखो मैं ना एक एग्जांपल ले रहा हूं. समझ लो एक है यस बैंक,
ठीक है। दूसरे अपने यस सर यस बैंक याद रह जाए, ठीक है। और तीसरा है नो बैंक, ठीक है। समझ लो यस सर के पास पैसा पड़ा है तो यस सर क्या जाएंगे, यस बैंक में जाके वो पैसा डिपॉजिट कर देंगे। तो ये पहला फंक्शन हो गया प्राइमरी बैंक का, कमर्शियल बैंक का, विच इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अभी समझ लो यस सर 2 करोड़ की हवेली बना रहे, यस सर को बैंक से लोन लेना है तो बैंक उसे लोन भी देगा। उसको क्या कहते हैं, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, ठीक है। अभी समझ लो यस सर को कोई चिल्लर ट्रांजैक्शन करना है, 5,000 रुपया एटीएम से निकालना है, तो यस सर और बैंक के बीच में छोटे मोटे चिल्लर ट्रांजैक्शन के लिए बैंक क्या बोलेगा कि एटीएम दे रहे हैं यस सर तुमको, नेट बैंकिंग दे रहे हैं तुमको, हम क्रेडिट डेबिट कार्ड दे रहे हैं तुमको, मजा करो ना यार, तुम जिंदगी में क्यों टेंशन ले रहे हो। तो उसको क्या बोलते हैं, पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज, ये भी बैंक देगा। फिर समझ लो कि कई बार बैंक के पास पैसा कम पड़ गया, बैंक के पास यस सर को कई बार कैश ज्यादा चाहिए, तो यस बैंक क्या बोलेगा, नो बैंक वाले को बोलेगा तू मेरे को पैसा दे दे। तो ये क्या हो गया, 2 बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन। 2 बैंक के बीच में जो दोस्तों ट्रांजैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। और बैंक ये सब कुछ व्याधि क्यों कर रही है, इकोनॉमी में कैश का, मनी का सप्लाई बढ़ जाए, इकोनॉमी क्या हो जाए, इतनी छोटी सी इकोनॉमी क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, पैसों का सप्लाई देश में बढ़ जाए, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट्स एडिंग टू द डिराइव्ड डिपॉजिट्स। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट क्रिएशन। समझ में आ रहा है, यस सर आ गए, फिर यस शाह आ गया, यस राजगोर आ गया, ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस होंगे। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में यस सर, यस बैंक और नो बैंक। यस सर के पास पैसा पड़ा है तो वो यस बैंक को देंगे, तो क्या हो गया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। यस सर को लोन चाहिए तो यस बैंक यस सर को पैसा देगा, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। यस बैंक के पास पैसा कम पड़ा, नो बैंक को बोलेगा पैसा दे, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। और इन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है कि देश में पैसों का सप्लाई बढ़े, विच इज टर्म्ड एज क्रेडिट क्रिएशन। फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। 5 फंक्शन एक बार ध्यान से समझ लो, सब कुछ प्रॉपर्ली लिख दो, परफेक्ट याद रख दो, क्रेडिट क्रिएशन भी ध्यान से देख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट from the practical life perspective as well. Thank you very much friends.